Hello, good morning everyone. I am Aditya Tripathi, your social studies teacher, to welcome to all of you in our online session. So let's start. Dear student, I have explained this chapter's part 1 in our physical class. So we started this chapter from page number 180. Okay, part 2nd. So, Hudhud cyclone. Very severe cyclone storm Hudhud was one of the two strongest tropical cyclone of 2014 within the North Indian Ocean, as well as the most destructive tropical cyclone in the basis since Nargis in 2008. तो देखिए ये जो हुदुद है ये एक साइक्लोन है, इसे समुद्री चक्रवातीय तूफान बोलते हैं और ये समुद्र से उठकर अ, अ, अर्थ की तरफ बढ़ते मतलब जो हमारा जो लैंड होते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो इनकी जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो 2014 में आया था, इसका नाम हुदुद रखा गया था। एज वेल एज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बेसिन सिंस नरगिस इन 2008। और ये जो नरगिस आया था 2008 में उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। Hudud originated from a low pressure system that formed under the influence of an upper air cyclonic circulation in the Andaman Sea on October 6। तो जो हुदूद है उसका ओरिजिन कैसे हुआ था? ये लो प्रेशर जोन से बनते हैं। जो भी चक्रवात होते हैं इनके सेंटर में लो प्रेशर होता है और उनके आसपास हाई प्रेशर होता है, इसीलिए ये एक सर्कुलर प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए करते हैं। तो influence upper air cyclonic circulation in the Andaman Sea on 6 October. Hudhud intensified into a cyclonic storm of October 8 and as a severe cyclonic storm of October 9। तो अक्टूबर 8 तक ये एक साइक्लोनिक स्ट्रोम बन गया था और 9 तक ये एक बहुत ही सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम मतलब एक बहुत ही बड़े रूप में बन चुका था। हद Hudhud underwent rapid deepening in the following days and was classified as a very severe cyclonic storm by the IMD। तो IMD ने क्या किया, इसको एक बहुत ही सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला कि अगर ये कहीं पर भी टकराता है तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होंगे। Shortly before landfall near Visakhapatnam, Andhra Pradesh, on October 12, Hudud reached its peak strength with a 3-minute wind speed of 175 किलोमीटर पर आवर। तो 175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आप बाइक पर थोड़ी सी तेज़ स्पीड पर बैठे हो या कार पर आपने 100 की स्पीड पर अपनी विंड सीट को थोड़ा सा ओपन किया हो तो ओके। और जो प्रेशर था वो 960 मेगाबार था। ओके, द सिस्टम दैट ड्रिफ्टेड नॉर्थवार्ड्स टुवर्ड उत्तर प्रदेश एंड नेपाल causing widespread rains in both areas and heavy snowfall in the latter. Hudud caused extensive damage to the city of Visakhapatnam and the neighboring district of Viziangaram and श्रीकाकुलम ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए इसने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कई डिस्ट्रिक्ट्स पे क्या किया, बहुत ज़्यादा डैमेज किया। ये लगभग डैमेज आर एस्टिमेटेड टू बी 70,000 करोड़ विथ assessment still underway. At least 109 deaths have been confirmed, a majority of them from Andhra Pradesh and Nepal, with the latter experience an avalanche due to the cyclone। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इस तूफान की वजह से ये सब हुआ और नेपाल में इसी तूफान की वजह से एवलांच की स्थिति बनी, जिससे वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन को नोटिस किया गया। एवलांच क्या होते हैं? बर्फीले तूफान, जब बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ किसी प्रेशर की वजह से खिसक जाती है तो वो क्या लेके आती है, ऊपर से बहुत सारी बर्फ़, और वो फिर क्या करती है, एक एवलांच का रूप ले लेती है। नाउ द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून जिसे ऑटम बोलते हैं, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ द सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज अप टू मिड नवंबर। तो ये मिड ऑफ द सेप्टेम्बर स्टार्ट होता है और मिड नवंबर तक चलता है। द प्रोसेस ऑफ मानसून रिट्रीट इज स्लो एंड ग्रेजुअल। तो इस मानसून में जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब आपने देखा होगा कि सारे पेड़ों की पत्तियां क्या होती हैं, धीरे 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 उनमें से झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। दिस इज द सीजन ऑफ स्कॉचिंग हीट बिकॉज वेदर बिकम ऑप्रेसिव ड्यू टू द एक्सेसिव हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी।
तो आपने देखा होगा इस टाइम जो होती है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द हॉट ह्यूमिड सीजन टू कूल ड्राई सीजन, और यहीं से क्या होता है, हॉट ह्यूमिड सीजन से कूल ड्राई सीजन की तरफ हम चेंज लेके आते हैं। ओके, during this season, cyclones originate in the Bay of Bengal. They are often destructive and cause loss of life and property. In the thickly populated delta region of the Mahanadi, the Krishna, the Kaveri, the bulk of rainfall on the Coromandel coast in Tamil Nadu is due to the cyclone. तो मैंने आपको बताया था कोरोमंडल कोस्ट के बारे में, कोकण कोस्ट के बारे में। तो क्या होता है इस सीज़न में, क्या होता है, साइक्लोन्स ज़्यादा बनते हैं बे ऑफ बंगाल में। वहाँ पर ये प्रेशर की वजह से इस तरीके बनते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए। इन द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा रीजन ऑफ द महानदी द कृष्णा, आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ बसती है, नदियों के आसपास। तो यहाँ पर जो महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनके आसपास जो रेनफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है इन साइक्लोन्स की वजह से। द मानसून एक्ट एज अ unifying bond for a people of India. Agriculture calendar revolves around the monsoon. All forms of life, plants, animal and human beings. देखिए कोई भी मानसून जो सीजन है या मानसून का सीजन है जिसे बारिश बोलते हैं, ये अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बारिश नहीं होगी तो वाटर लेवल कहाँ से आएगा, वाटर लेवल नहीं आएगा तो नदियों का पानी भी कम होता चला जाएगा। इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा क्योंकि नेचर में हर चीज़ अंदर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। द टाइमली अराइवल ऑफ द मानसून ब्रिंग्स वेलकम रिलीफ इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो जब मानसून आता है तो ये रूरल एंड अर्बन एरिया दोनों के लिए रिलीफ की बात होती है। देखिए रूरल एरिया में मानसून आएगा तो उनकी फसलों के लिए अच्छा होगा, उनका वाटर लेवल बढ़ेगा। जो अर्बन एरियाज होते हैं यहाँ पर मानसून आएगा तो वाटर लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही जो पॉल्यूशन हुआ है, एयर क्वालिटी जो पुअर हो गई है, तो वो पानी थोड़ा सा उसकी एयर क्वालिटी को भी साफ कर देगा। तो दिल्ली में आपने देखा होगा बारिश में पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। ओके, नाउ नेचुरल वेजिटेशन। Natural vegetation refers to the natural growth of plants without any interference of man's activities. तो नेचुरल वेजिटेशन ऐसी वेजिटेशन होती है जो नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होती हैं, इनमें किसी भी व्यक्ति का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स लाइफ इन अवर सराउंडिंग। देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है ये खुद से उगती है, यहाँ पर कोई नहीं। फॉर एग्जांपल किसी रेन फॉरेस्ट में, क्या रेन फॉरेस्ट को कोई ह्यूमन उगाने जाता है क्या, या कोई जंगल जो भी फॉरेस्ट है। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन जो खुद से ग्रो करती है उसे नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। ओके, देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड bushes एंड shrubs like cactus and flowering plants etc. Different type of natural vegetation are found in India. According to different climate condition, temperature and rainfall are important factor which affect plant growth. तो जो टेम्परेचर एंड जो रेनफॉल होते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। द फॉलोइंग एरिया आर द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए उष्ण सदाबहार वन होते हैं, ये कैसे होते हैं, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर हमेशा आपको पेड़ रहेंगे, हरियाली रहेगी और इन यहाँ पर को पत्तियाँ भी नहीं गिराते हैं जो पेड़ होते हैं। दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये ऐसे पेड़ होते हैं जो साल पे एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, पर्णपाती वन इन्हें बोला जाता है। थॉर्नी बुशेस में कांटे वाली झाड़ियाँ होती हैं। माउंटेन वेजिटेशन, अगर आप किसी भी माउंटेनियर सिटी में गए हों लाइक शिमला और मनाली कश्मीर में जो भी तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पर स्प्रूस के, फर के, इन सब के पेड़ होते हैं जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो माउंटेन वेजिटेशन, साथ ही मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है ये अंडर वाटर या पानी से थोड़े से बाहर निकले हुए पेड़ होते हैं, इन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली किसी नदी या डेल्टा के आसपास लगे होते हैं लाइक सुंदरबन डेल्टा। ओके,
Now, tropical evergreen forests. Since the trees of these forests do not shed their leaves at the same time, they are called evergreen forests. तो trees of these forests, जब एक कोई पेड़ अपनी पत्तियों को नहीं गिराता है किसी भी सीजन में, तो उसे क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट. इन्हीं फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट कहा जाता है. तो अगर आप देखें तो अर्थ के इन्हें जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इन्हें अर्थ का क्या बोलते हैं? इन्हें अर्थ का लंग्स बोलते हैं, इन्हें अर्थ के लंग्स बोलते हैं. दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट, इवनी, महोगनी एंड रोजवुड. तो इन फॉरेस्ट में आपको कौन कौन से पेड़ बोले जाते हैं? रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, इवनी भी बोला जाता है, महोगनी भी बोला जाता है, रोजवुड भी बोला जाता है. Are important trees found in these forests. Tropical rainforests occur in the areas which receives heavy rainfall. ओके, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेसिक सी बात है, नेम ही है रेन फॉरेस्ट. तो ये क्या देते होंगे सबसे ज़्यादा साल में? इन्हें बहुत ज़्यादा बारिश मिलती हैं. ओके, the annual rainfall in these forests is more than 200 centimeter. Many other types of plants like bushes, creepers, shrubs are also found in these forests. In India, these forests are found in the northeastern hills, the western Ghat and the Andaman and Nicobar Island. देखिए इंडिया में ये कहाँ मिलते हैं? बेसिक सी बात है, जब बारिश अच्छी होगी तो हर तरीके के पेड़ जो होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी. ओके, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमंस का पहुँचना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और जहाँ ह्यूमंस नहीं पहुँचते वहाँ नेचर बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहती है. क्योंकि अगर ह्यूमन जहाँ भी पहुँच जाते हैं तो उनका मेन काम क्या होता है? पेड़ों को काटना, अपनी ज़रूरतों को इकट्ठा करना और नेचर को नुकसान पहुंचाना. ओके, तो इंडिया में आपको जो रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ मिलेंगे? द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, द वेस्टर्न घाट्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर आपको जो रेन फॉरेस्ट मिलते हैं वो पूरी तरीके से किसमें हैं? सरकार के अपने कंट्रोल में रहते हैं. वहाँ पर आप किसी भी तरीके का एंटी माइनिंग या किसी भी तरीके का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.